चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 का जो मैग्नेटिज्म का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ न्यू पॉइंट पर चर्चा करेंगे। और वो न्यू पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि एक छोटा सा बात आप लोग पर करेंगे, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसको कैसे मापा जाएगा। तो उसको मापने के लिए कहता है एक मैग्नेटिक नीडल, नाम सुने होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं दिशा मापक यंत्र। मैग्नेटिक नीडल, कंपास बॉक्स बोलते हैं नहीं। तो उसमें क्या होता है कि एक नीडल जो है, जिसका एक पोल नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और वो एक पॉइंट पर वह इस तरह से लटकते रहता है, घूमने के लिए वो स्वतंत्र रहता है। तो उसको उस मैग्नेटिक फील्ड में ला के रखते हैं। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड में ला के रखेंगे तो देखेंगे वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, और डिफ्लेक्ट होने के बाद वो दोलन करने लगेगा। क्या करने लगेगा? दोलन करने लगेगा, ऑसिलेशन करने लगेगा। तो उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हम लोग को खोजना है, और वो टाइम पीरियड कितना होगा वो जानना है। टाइम पीरियड निकाल लेंगे, और टाइम पीरियड जब मालूम हो जाएगा तब उसी टाइम पीरियड के फार्मूला से वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। जिसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम लोगों को एक टर्म यूज होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस टर्म का यूज होता है यहाँ पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सीधे हिंदी में कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। हम लोगों ने 11th क्लास में सुना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोग डिनोट किए थे वहाँ पर आई से। किससे डिनोट किए थे? आई से। इस आई के बारे में हल्का सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। दुनिया में जितने भी वस्तु रोटेट करते हैं, तो उस रोटेटिंग बॉडी के अंदर एक इंटरनल प्रॉपर्टी है उसका, जो अपनी ही रोटेशनल मोशन का अपोज करता है। तो अपोज करने वाला जो रोटेटिंग बॉडी का वो नेचर होगा, उसी का नाम रखा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। राइट। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, जिसका वैल्यू कितना होता है एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं आपको बताना चाहता हूँ। गौर से सुनिएगा, खिसा गप करने से कुछ नहीं मिलेगा। बहुत कुछ लिखेंगे और फार्मूला सेट करेंगे। सपोज कीजिए कि यह एक एक्सिस है, और यहाँ पर एक छोटा सा वस्तु है जिसका मास है, द्रव्यमान है m, और एक्सिस से इसका डिस्टेंस है r, और यह बॉडी इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो इस बॉडी का पूछेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो शॉर्ट में लिखेंगे mi, उसका सिंबल लिखेंगे I बराबर मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। वो डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे? एक्सिस से। कहाँ से नापेंगे? एक्सिस से उस वस्तु के सेंटर तक के डिस्टेंस को मापा जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा I इक्वल टू mr²। यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे निकालेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए डिफिनेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, रोटेटिंग बॉडी, एंड डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। मास और डिस्टेंस के स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, उसी को हम लोग कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर मैंने अभी बोला था कि मैग्नेटिक नीडल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखकर डिफ्लेक्ट करके छोड़ देंगे तो वह रोटेट करने लगेगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा। तो ऑसिलेट करने लगेगा तो वहाँ पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ I बराबर mr²। एक्सिस से कितना डिस्टेंस है वह मालूम रहेगा, मास कितना है वो मालूम रहेगा। तब मास को डिस्टेंस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो जाएगा। यह एक टर्म है, इसको सुन लिया आपने, गौर से देखेंगे।
अब अलग अलग आकृति के अलग अलग शेप के बॉडी को आप रोटेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि एक्सिस से उसका डिस्टेंस सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। एक्सिस से पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान अलग अलग होता है। जो आप वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 11th क्लास में जो टॉपिक है उसको देखेंगे, वहाँ डिफरेंट आकृति के वस्तु का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सिखाया गया था। एग्जाम्पल लेके दिखाते थे, आलू काट के बनाए थे गोला को, चिप्स बनाए थे, आपको आलू का चिप्स भी खिलाए थे, याद होगा वर्षक? ठीक सर, बोले वाक्य बाहर तो चिप्स बना के दिखा के एक्सपेरिमेंट कर दिए तो माना कि खा लिया। चिप्स का स्वाद पहले से मालूम है। चलिए ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आया आपको? बस ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखिएगा, इसका आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। जस्ट पिछले क्लास में आपने पढ़ा था टॉर्क, पढ़ा था क्या? लेकिन यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक में जब देख रहे थे कि कोई बॉडी रोटेट करते हैं वहाँ भी टॉर्क लगता है, और वहाँ पर जो टॉर्क आपको सिखाया गया था वो टॉर्क बराबर बताया गया था I इंटू अल्फ़ा। वहाँ टॉर्क क्या बताया गया था? I इंटू अल्फ़ा। ये 11th क्लास के टॉपिक में है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक में रोटेटिंग बॉडी का टॉप पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा? तो जवाब है टॉ बराबर I इंटू अल्फ़ा। ये है जड़त्व आघूर्ण। सॉरी, जड़त्व आघूर्ण हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ टॉर्क है आपका बल आघूर्ण। तो टॉर्क बराबर ये फार्मूला आपको याद है। अब इसमें एक प्रश्न आपके सामने आएगा, ये सर अल्फ़ा क्या है? यहाँ पर प्रश्न आपके मन में आना है, अल्फ़ा क्या है? सभी टर्म को आपको बताते हैं। टॉ बराबर I इंटू अल्फ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फ़ा। ये अल्फ़ा तुम्हारा है d2 थीटा बाय dt2, ये है तुम्हारा थीटा। फिर क्या है वो बाद में लिखते हैं, पहले हम अल्फ़ा बराबर लिखेंगे d2 थीटा बाय dt2। मतलब थीटा हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ? कितने एंगल से मैंने घुमाया वही हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में कहते हैं कोणीय विस्थापन। क्या कहते हैं हिंदी में? तो डी थीटा हुआ कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों बार किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या मिलेगा? अल्फ़ा। ये अल्फ़ा को कहते क्या हैं? कोणीय त्वरण। इसको क्या बोलते हैं? कोणीय त्वरण बोलते हैं इसको हम लोग, कोणीय त्वरण बोलते हैं इसको। तो अल्फ़ा यहाँ पर हुआ d2 थीटा बाय dt2। मतलब थीटा को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें मिल जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण। राइट, चलिए, तो ये सब बात हुआ तुम्हारा पिछले क्लास का बात। इस चैप्टर का, इस आपके क्लास का ये सब बात नहीं है। तो ये सब याद दिलाया मैंने अलग अलग लिख कर कि मतलब जो भी बॉडी रोटेट करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा या रोटेशनल मोशन करेगा, उस बॉडी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा बराबर डी थीटा बाय डी टी। थीटा को एक बार डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा, कोणीय वेग मिलेगा, और दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे एंगुलर वेलोसिटी को तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। राइट, तो ये सब वर्ड आपका हमारा सुना हुआ है, बच्चे का चीज़ है। एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग इसको बोलते हैं। जहाँ आपका जो थीटा है वो थीटा तुम्हारा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हिंदी में कहेंगे कोणीय विस्थापन। तो
इतना सब चीज़ पीछे क्लास का था। मैं बैक करता हूँ, आप बच्चों को यदि नोट करना है और अपनी नोट कीजिए, किसी बच्चों को कुछ पूछ लेना है तो पूछ भी लीजिए। तो इसमें पूछने के लिए कुछ बचा नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बस जो जो नया बात आपके सामने रखे हैं उसको दिमाग में सेट कीजिए। तो यदि अल्फ़ा बराबर आप ये देखें तो टॉ बराबर आप ये भी लिख सकते हो आई इंटू d2 थीटा बाय dt2, यह भी आप टॉ बराबर लिख सकते हो। अल्फ़ा के स्थान पर वो लिख दिए। तो यहाँ पर दो बातें होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तीन शब्द आपका हुआ। और ये एंगुलर एक्सेलरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़ आघूर्ण, ये एक दूसरे से रिलेटेड है और टॉर्क से रिलेशन उसका बना हुआ है। तो टॉ बराबर हुआ आई इंटू अल्फ़ा। यदि लट्टू को आप घुमाते हैं, पंखा को घुमा रहे हैं, तो वहाँ पर जो टॉर्क का मान होगा, उस पंखा का, लट्टू का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रोटेशनल मोशन का अपोज करने वाला जो नेचर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो वह मिलेगा वहाँ पर टॉर्क। क्या मिलेगा? टॉर्क। चलिए, इन बातों को सिर्फ हम लोग कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। पिछले क्लास में जस्ट लेक्चर नंबर 5 में जो आपको मैंने बताया था, उस लेक्चर 5 में आपको सिखाया था कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक अर्धचुंबक को रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, और वो टॉ बराबर बताए थे। वो समय आ गया पूछने का। वो टॉ बराबर एम बी साइन थीटा। एम क्या था? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एम क्या था? बी क्या था? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और थीटा क्या था? वेक्टर एम। एम एम और बी के बीच का एंगल, एम डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल है, राइट। तो यहाँ पर ये सारे वर्ड को रिलेट कर देंगे हम लोग, मैग्नेट से जोड़ेंगे इसको, कि मैग्नेट को रखकर यदि मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा डिफ्लेक्ट करके छोड़ देंगे तो वहाँ पर ये ऑसिलेट करने लगेगा, तो उसका टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो निकालेंगे दोलन के ऑसिलेशन के इक्वेशन के हेल्प से। तो आइए थोड़ा सा हम लोग अब एक और बात बताएंगे। यहाँ तक नोट कर लिया आपने? ऑसिलेशन, दोलन करने वाला यदि कोई बॉडी है, दोलन करने वाला यदि कोई बॉडी है, तो वहाँ पर एक छोटा सा बात याद करोगे आप लोग। जैसे एग्जाम देते हैं, गौर से समझिएगा। ये हमारा छत में एक हुक बना हुआ है, यहाँ से एक धागे के सहारे एक वस्तु को बांधकर हम लोग दोलन करा दें, इसको छोड़ दें, थोड़ा आगे ले जाके यहाँ पर लाके उसको छोड़ दें, तो क्या यहाँ पर रहेगा कि वहाँ से भागेगा? तो वहाँ से भाग के इधर आ जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ आएगा, रुकेगा नहीं, आगे बढ़ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा। इस तरह से वो दोलन करने लगेगा। तो दोलन करने लगेगा तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें होगा। ये कितने एंगल से घूम रहा है, ये एंगल हो गया आपका थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वो शुद्ध रूप से छोड़ेंगे तो यहाँ पर आके रेस्ट में रहेगा। ये इसको कहलाएगा मीन पोजीशन। इसको क्या कहेंगे? ये बिंदु उसका कहलाता है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। माध्य बिंदु इसको बोलते हैं हिंदी में। तो इस मीन पोजीशन इसका के मान लो इसका नाम दे देते हैं ओ, इसका नाम देते हैं पी, इसका नाम देते हैं क्यू। ओ से खिसका के पी पे ले जाएंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर थीटा हो गया तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट उसको बोलेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे? कोणीय विस्थापन। क्या बोलेंगे? कोणीय विस्थापन।
इस वस्तु का कोणीय विस्थापन थीटा हुआ। अब ले जाके उसको छोड़ देंगे आप वहाँ पर, तो वह इस दिशा में मीन पोजीशन की ओर आएगा, लेकिन ओ पर आके रुकेगा नहीं। जितना वहाँ से छोड़ेंगे फिर इतना इधर आ जाएगा, और इसी क्रिया को बार बार वो दोहराने लगेगा। ये क्या कहलाएगा? ऑसिलेशन, दोलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दोलन। क्या कहलाएगा? ये दोलन। तो इस दोलन का जो टाइम पीरियड होगा, ध्यान देना, इसका जो टाइम पीरियड होता है आवर्तकाल, आवर्तकाल टाइम पीरियड जो होगा ये t बराबर हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर थीटा बाय अल्फा। टाइम पीरियड t बराबर क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट थीटा बाय अल्फा। थीटा भी आपने पहचान लिया, अल्फा भी आपने पहचान लिया, तो इसका टाइम पीरियड हम लोग इसी कंसेप्ट से कैलकुलेट करेंगे। राइट? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं? तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला होगा आपका इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन जो होगा, दोलन का समीकरण यहाँ पर जो होगा इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, चलिए यहाँ पर क्लियर है सब चीज़। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, अभी जो बताया था यहाँ पर अल्फ़ा क्या चीज़ है, तो d2 थीटा बाय dt2 बराबर माइनस के इंटू थीटा। ये तुम्हारा कोई भी वस्तु यदि दोलन कर रहा है तो उसका ये एक इक्वेशन होता है जहाँ k क्या है? कांस्टेंट है। k क्या है? कांस्टेंट है। ये k के बारे में हम लोग देखेंगे अभी कहाँ से लाएंगे इसको। क्या हमारा एक कांस्टेंट हो जाएगा, इसको रहने दीजिए। तो ये सारी चीज़ें अभी तक जितना बताया ये सब आपका कहाँ का है? आपके 11th क्लास के ऑसिलेशन टॉपिक से रिलेटेड ये है कि कोई वस्तु दुनिया में दोलन करता है तो इतना बात आपको याद रखना है। तो यदि ये सब बातें याद आपको हो गया तब चलिए हम लोग मेन क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। और मेन क्वेश्चन हमारा अभी होगा कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक नीडल को रखकर ऑसिलेट करा के छोड़ देंगे या डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो वह ऑसिलेट करने लगेगा, और उसका टाइम पीरियड हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो उस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने में हमें इसी फार्मूले का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, इस पेज को मैं चेंज करता हूँ। जल्दी से जो लिखना लिखिए। कोई बच्चा इधर टिपिर टिपिर कर रहे थे। हाँ, कोई बच्चा टिप टिप कर रहा है। मौसम कुमारी कौन है टिपिर टिपिर कर रहे? बोलो बाबू। जल्दी जल्दी पूछना जो पूछ रहे हो। हाँ, आवाज़ नहीं आ रहा है, जोर से बोलो। हाँ आए, हाँ, वो हम नहीं जानते बाबू।
अच्छा, जब जानने का समय आएगा जान लेना। ठीक। हेलो आकाश कुमार। हरदम में नहीं आता होगा, बच्चा का मोबाइल की गड़बड़ी कारण होता होगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, मेन क्वेश्चन आपका ये है, फटाफट इसको देख लीजिए। टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक नीडल in uniform magnetic field। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलित चुंबकीय सुई का आवर्तकाल का सूत्र। तो हम लोग फटाफट मान लेते हैं, यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर भी है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक नीडल को हम लोग सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं। इस दिशा में डायपोल मोमेंट वेक्टर m होगा। इस पोल का पोल स्ट्रेंथ p हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ p बोलेंगे। डायपोल मोमेंट वेक्टर m हो गया। तो मैग्नेटिक एक्सिस के साथ थीटा कोण से इसको डिफ्लेक्ट किया गया है। थीटा कोण से विक्षेपित करके उसको छोड़ेंगे तो वह ऑसिलेट करने लगेगा इस दिशा में, ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा, फिर इधर घूमेगा, फिर उल्टा घूमेगा, फिर इधर घूमेगा, फिर उल्टा घूमेगा। इस तरह से यह ऑसिलेट करने लगता है। तो ये जो ऑसिलेट करेगा यहाँ पर, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो भाई यहाँ पर गौर करके देखोगे, टॉर्क एक्टिंग, ध्यान से देखना, टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक नीडल in uniform magnetic field। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई पर लगने वाला बल आघूर्ण
यदि पूछा जाए तो इसका इंग्लिश में होता है टॉर्क। टॉ बराबर हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में एम बी साइन थीटा। टॉ बराबर क्या पढ़ा था? एम बी साइन थीटा। एक इक्वेशन मानकर हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि यदि कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उस पर जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आई है, तब टॉर्क बराबर जो लिखेंगे वह टॉर्क बराबर क्या देखे थे? टॉ बराबर आई इंटू अल्फा। टॉ बराबर क्या कहेंगे? टॉ बराबर क्या कहेंगे? आई इंटू अल्फा कहेंगे, राइट। तो उसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कर देंगे, अपने आप जो वहाँ कांस्टेंट के लिखे थे वह आपको निकल जाएगा। बढ़े आगे। अच्छा, यहाँ भी थोड़ा सा जगह है, काम चला लें। इफ मोमेंट ऑफ inertia of needle is I and angular acceleration is alpha। इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे इस तरह से, यदि चुंबकीय सुई का जड़त्व आघूर्ण, या पूरा लिख देते हैं, जड़त्व आघूर्ण आई हो तथा जड़त्व आघूर्ण कितना हो? आई हो तथा कोणीय त्वरण अल्फा हो तो हम लोग क्या कहेंगे? टॉर्क बराबर क्या होगा? अभी कुछ देर पहले लिखे थे, उसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। तो वहाँ पर टॉर्क क्या बताए थे? आई इंटू अल्फा। टॉर्क बराबर क्या बताए थे? इसको हम वहाँ लिखेंगे, इस बात को। तो पेज चेंज करें। वेरी गुड। बड़ा मुश्किल है, लिखो। शुरू करें, चेंज करें। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे टॉर्क टॉ बराबर लिखा देंगे आई इंटू अल्फा, वेयर अल्फा तो वहाँ लिख चुके थे, लेकिन यहाँ पर इस जगह आपको लिखना है अल्फा इक्वल टू d2 थीटा बाय dt2। और वो अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है, कोणीय त्वरण है, कोणीय त्वरण है आपका। तो टॉ बराबर आई अल्फा हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये दूसरा समीकरण हुआ, तो मैं यहाँ पर कहूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बच्चों ध्यान देना गौर से।
ये जो टॉ था तुम्हारा वहाँ पर एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह क्या लिख दोगे, d2, या अभी रहने दो आई अल्फ़ा। लेकिन जब इसको इक्वेट करेंगे अपने मन से एक माइनस साइन यूज करें जो हमें बताएगा कि सर दो बातें होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण जो टॉर्क लगेगा वह आप जो डिफ्लेक्ट कर रहे हो उस टॉर्क के अगेंस्ट करेगा। क्या करेगा, अगेंस्ट करेगा। तो दोनों टॉर्क का मान बताता है, लेकिन एक घुमाना चाहेगा, एक उसका विरोध करना चाहेगा, राइट। तो ये माइनस साइन बताएगा वहाँ पर, ध्यान देंगे गौर से। कोई उद्देश्य इसका यहाँ नहीं है, एक ही उद्देश्य है, एक उसको घुमाने में मदद करेगा, एक उसका घूमने में का विरोध करेगा। तो दोनों दो गुण है यहाँ पर, लेकिन दोनों टॉर्क है। यहाँ पर कहेंगे नेगेटिव साइन shows the torque is opposite to the angular displacement. Angular displacement. Negative sign नेगेटिव चिन्ह बताता है कि बल आघूर्ण कोणीय विस्थापन के विपरीत दिशा में है। बस सिर्फ माइनस साइन इसी चीज़ को शो करता है, बाकी इसमें कोई भी चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट बात है। न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने में ये माइनस साइन का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ ये एक दूसरे के अपोज करने का नेचर जो है उसको बताने के लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ किया गया है। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे बच्चे क्लास से अभी तक कई पढ़ चुके हैं फॉर स्मॉल एंगल। ध्यान दें यहाँ पर फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा को ओनली क्या लिखते हैं, थीटा। साइन थीटा को सिर्फ क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट किया जाएगा बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट किया गया है, तो उस समय साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे, सिर्फ थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एम बी थीटा इज इक्वल टू माइनस आई इंटू अल्फ़ा d2 थीटा बाय dt2। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं d2 थीटा बाय dt2 इक्वल टू माइनस आई को इधर से हटाएंगे, इधर के डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर थीटा बाय एम बी बाय आई इंटू क्या हो जाएगा, थीटा। गौर से देखो ये के का स्थान पे आया, के स्थान पे आया, गौर से देखो। कुछ देर पहले जो कहते थे ऑसिलेशन का जो इक्वेशन है यहाँ पर d2 माइनस के इंटू थीटा आया, तो ये जो के हुआ आपका क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू। क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू। अब जरा हम लोग आते हैं अपने जगह पर और यहाँ पर देखते हैं एम बी आई, ये तीनों चीज़ कांस्टेंट है। एम डाइपोल मोमेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड ले लिए एक बार एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए वो बी बदलेगा, और जिस वस्तु को नीडल को रोटेट कराते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंटरनल प्रॉपर्टी है, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो एम बी बाय आई ये सारे टर्म क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो चलिए आइए अब यहीं से हमारा खेला शुरू हो जाएगा। क्लियर। अब देखो गौर से, हमें निकालना क्या था, टाइम पीरियड। क्या निकालना था, चलिए आइए बैक गियर लगाइए, हम लोग टाइम पीरियड पर आते हैं। गौर से देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट अंडर
2 पाई रूट अंडर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। जल्दी बोलो। इसी लाइन का भी उपयोग करने वाले हैं हम लोग और हम लोग का काम हो जाएगा। रेडी? तो बाबू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर एक्सेलरेशन यही लेना है ना। तो लास्ट जो इक्वेशन मिला आपको उस इक्वेशन से हम लोग यह प्राप्त कर सकते हैं। इस लाइन से ये अल्फा है कि नहीं, गौर से देखो, ये वाला अल्फा है और ये थीटा है कि नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो थीटा बाई इतना लिख सकते हैं कि नहीं। तो उसके बराबर ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो गौर से देखना, मैं यहीं पर थोड़ा सा लिखने का कोशिश करता हूँ, तो अलग कलर में देते हैं, झकझक करके दिखाई पड़ेगा। थीटा बटे d2 थीटा बाय dt2 इज इक्वल टू, ये बोला उधर ले गया, इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा ना I बाय mb। जल्दी बोलो। और माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, उसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। तो इतने बड़े टर्म के बदले ये लिख सकते हैं कि नहीं। माइनस साइन को रिमूव करेंगे, वो डायरेक्शन बताएगा। टाइम पीरियड को माइनस से कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ पर माइनस साइन को हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। राइट? तो यहाँ पर अब चले आइए हम लोग टाइम पीरियड, क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई रूट अल्फा थीटा बाय आठ में लिख देंगे तो यही लिखाएगा, नहीं तो अल्फा के बदले d2 थीटा बाय dt2 उतना लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट थीटा बाय अल्फा। क्या हो गया, गौर से देखो, यही ना थीटा बाय अल्फा बराबर क्या हो गया, I बाय एम बी। आई बाय माइनस को रिमूव कर रहे हैं, I बाय एम बी। हम लोग जगह पर पहुंच गए, फाइनल लाइन में मिल गया। 3 बार बोर्ड परीक्षा में लगातार यह ऑब्जेक्टिव में पूछा है, आज तक कभी प्रूफ करने बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है। लेकिन इससे कंपटीशन हो या कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, वहाँ पर यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो टाइम पीरियड t बराबर ये फार्मूला हो गया। I हो गया हमारा मैग्नेटिक नीडल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़ तो आघूर्ण। m हो गया डायपोल मोमेंट, b जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो मैग्नेटिक नीडल के लिए 2 टर्म आया, I और m, और मैग्नेटिक फील्ड बाहरी बात हुआ। मैग्नेटिक फील्ड में लाके रखेंगे नीडल को, तो नीडल का अपना प्रॉपर्टी क्या है, I और m। डायपोल मोमेंट भी कांस्टेंट और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I भी कांस्टेंट। और किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाके रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड है B, लाके रखेंगे और सिलेक्ट करने लगेगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो समय लगा उसको क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। तो वो टाइम पीरियड हमको इसी फार्मूला से मालूम करना होगा। अब कहता है इस फार्मूला का यूज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस हॉल में मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड कितना है मेरे को मालूम, लेकिन मैं यदि मापना चाहूँ तो मैं एक मैग्नेटिक नीडल को लगाऊंगा और देखूंगा कि एक दोलन वो कितने समय में किया। तो एक दोलन एवन ऑसिलेशन कितने समय में किया वो समय मालूम कर लेंगे और इसी फार्मूला से b का मान निकाल लेंगे। तो इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग b निकाल लेंगे यहाँ पर। तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो देखोगे I बाय एम बी इज इक्वल टू, रूट हटाएंगे तो t स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर होगा। जल्दी बोलो। तो यहाँ से फिर पलट दो इसको, एम बी बाय I इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो माय डियर बच्चों b बराबर निकालने कहेगा तो 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू I बाय एम। तो क्या निकल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो जो नीडल दिया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, डायपोल मोमेंट मालूम है, बस टाइम पीरियड निकाल लेंगे घड़ी से देखकर, t का मान बैठा देंगे
उस हॉल में मैग्नेटिक फील्ड कितना है हम निकाल लेंगे। तो पूछा भी जा सकता है आपको इसी क्वेश्चन को टाइम पीरियड हेडिंग ना पूछ के बोल सकता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी का मान कैसे कैलकुलेट करें, एक्सप्लेन करें। आया नहीं है लेकिन आ सकता है। तो आएगा तो देखिए लिए कर लेंगे, इतना सा काम 5 नंबर ले लेंगे क्या। चलिए बहुत अच्छा, जल्दी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे आगे।